आज हम आपको पढ़ेंगे नया टॉपिक मैट्रिक्स और उसमें ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं और कितने तरह की होती है। कई बार आपसे 2 मार्क्स में, 1.5 मार्क्स में, एक मार्क्स में डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल मांग लिया जाता है। शुरू से सुनो, ये नया टॉपिक है इसलिए आराम से सुनो। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड in a square or a rectangular array enclosed by two brackets। एक रेक्टेंगुलर कलर का बॉक्स होता है, उसमें नंबर्स अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में, रो में और कॉलम वाइज। जो ये इस तरह की सीधी लाइन जाती है, इस तरफ, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जाती है उसे कहते हैं हम रो, और जो इस तरफ आती है लाइन उसे हम बोलते हैं कॉलम। इतना समझ आया? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है? मैट्रिक्स एक प्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर एरे के अंदर। ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स किस तरीके के हैं। ठीक है। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम क्या करता है, इस बॉक्स का हम एक नंबर निकालता है फॉर्मूला से। जो मैंने फॉर्मूला बताया था 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का, उससे हम एक नंबर निकालता है। डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, मैट्रिक्स उससे पहले की प्रेजेंटेशन होती है नंबर्स की। हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। समझ आया क्या फर्क होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट? तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड लेटर्स में, लाइक कैपिटल एम, कैपिटल ए, नाम कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड। ये क्या कहलाई? जो पहला नंबर लिखता है वो दिखाता है हमें नंबर ऑफ रोज, दूसरा नंबर नंबर ऑफ कॉलम। 2x3 के मतलब इसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। देखो लिखिए ना, 2 रो हो गई ऊपर नीचे, और कॉलम कितने हो गए? 1, 2 और 3। पहला नंबर हमेशा दिखाता है आपको रोज और सेकंड नंबर दिखाता है कॉलम। तो ये 3x2 की मैट्रिक्स बनी। अगली वाली 2x2 की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं कहूं इसका ऑर्डर क्या है मैम, 2x3 है। एलिमेंट कितने होंगे टोटल अंदर? 2 की 3 से गुना करोगे 6, गिन लो कितने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है जितना ऑर्डर का गुना होता है उसको। समझ आ गया? अब आता है मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स उससे बोला जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बनता है। नंबर ऑफ रोज कितनी है पता नहीं मैम, पर कॉलम हमेशा एक रहेगा, ये फिक्स है। नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 रहेगा, रोज कितनी भी हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका 1, 2, 3, कॉलम कितना है? ये एक, जो इस तरफ जा रहा है। लेकिन रोज कितनी है ऐसी? 3। मैम 1, 2 और 3, तो 3x1 की मैट्रिक्स है। रो कितनी? 3 और कॉलम कितना? एक, जिसमें एक कॉलम बने। रो से मुझे मतलब नहीं है कितनी बन रही है, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए सिर्फ, दूसरा कॉलम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें चाहे कॉलम कितने भी बन जाए लेकिन रो कितनी बने? एक। देख रहे हो ऐसे इस तरफ की लाइन कितनी है? सिर्फ एक। कॉलम कितने बने मैम? 3, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो लेकिन रो कितनी बननी चाहिए? सिर्फ एक। तो उसे बोलता है रो मैट्रिक्स। अब आता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। देखो ये लिखा है, इफ नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम है और 2 रोज है। अगर ये 5x5 की होती तो ये रेक्टेंगुलर नहीं होती, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर है। लेकिन जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग होए तो उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर। जैसा आपका रेक्टेंगल नहीं होता था लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 अलग अलग होती थी ना लेंथ और ब्रेथ, उसी तरह नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर में हमेशा नंबर ऑफ रोज बराबर होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, उसे बोलते हैं 3x3, 2x2। जैसे ये, इसमें 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है, ये 3x3 की बनी। 2x2 की जैसे 2, -1, 0, 1। मैम ये 2x2 की है, ये 1।
ये 2 बाय 2 की है, नंबर ऑफ रोज भी दो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो, तो इन्हें बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा एक बात याद रखना, जो डिटर्मिनेंट निकलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, कभी भी रेक्टेंगुलर का नहीं निकलता। जो डिटर्मिनेंट हम निकालता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका निकालता है। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो स्क्वायर मैट्रिक्स, लैंग्वेज याद रखना जब डेफिनेशन लिखो। अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। डायगोनल किसे बोलता है? ये बीच के, जिस पर ये जो बीच की डायगोनल बनाती है, जो इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है ट्राइंगल में, जैसे ब्रेड स्लाइस होता है। सबने ब्रेड स्लाइस तो देखा होगा, जब मम्मी सैंडविच बनाती है उसे डायगनली कट करती है। ब्रेड पकौड़ा भी तो ऐसे होता है, बीच में से भर के उसको डायगनल से मोड़ता है, तभी तो वो ट्रायंगल शेप में आता है। अगर तुम इसे देखो तो मैं इसे यहाँ से पकड़ के, अगर मैं इस कोने को यहाँ से पकड़ के इस कोने तक लेके आऊं तो डायगनल के थ्रू मुड़ नहीं गया। तो डायगनल कहते हैं बीच के एलिमेंट को। अगर इनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है तो इन्हें बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन उससे पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। एक चीज आराम से सुनो, इसने कहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब ये वाले, ऊपर वाले और ये नीचे वाले तीनों जो बच गए। लेकिन इसने कहीं भी ये नहीं बोला कि डायगोनल एलिमेंट भी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जीरो, 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 इसकी डायगोनल क्या बनी? ये, इसके ऊपर के भी एलिमेंट जीरो है, इसके नीचे की, ये बस 2 बाय 2 की है। इसने कहीं भी ये नहीं कहा था कि डायगोनल वाले जीरो नहीं होने चाहिए। इसने हमेशा क्या कहा? नॉन डायगोनल वाले जीरो हो। डायगोनल वाले जीरो हो, नॉन जीरो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। नल, इसे कहता है नल, जहां जिसमें सारे एलिमेंट जीरो, ये लिखी नल मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो है, उन्हें कहते हैं हम नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स अपने आप में भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। क्यों? इसके ऊपर नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है। बीच वालों की तो बात ही नहीं करी, हो सकता है जीरो, हो सकता है नॉन जीरो। ठीक है। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है? वो डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू वन। मतलब ये कंपल्शन कर दिया, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसके सारे बीच के एलिमेंट कैसे हो? वन वन वन, और कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए बीच में, सारे एलिमेंट वन 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 हो और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होने की, दूसरी कंडीशन डायगोनल होने की, और तीसरा उस डायगोनल में भी बीच में सिर्फ वन 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 और वन आए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ये समझ में आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स इसे कहता है वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट किसके बराबर हो? जीरो के, उन्हें कहते हैं हम नल मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर की। अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिनकी मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट अगर जीरो हो। देखो, ये डायगोनल हो गया तुम्हारा, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। इस डायगोनल के अगर नीचे ट्राइंगुलर बन रहा है जीरो का, तो उसे बोलते हैं हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसी के ऊपर जीरो बन रहा हो, देखो इसमें ऊपर तरफ जीरो बन रहा है ट्राइंगल, तो इसे बोलते हैं हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। उल्टा नाम है, समझ में आया? डायगोनल एलिमेंट के अगर नीचे भी जीरो बन रहा है और वो ट्राइंगल फॉर्म बना रही है नीचे, तो उसे बोलता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल एलिमेंट्स के, ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए आपके, जो मैंने अभी मार्क करे डायगोनल एलिमेंट्स है, ये हो गए आपके डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, उसके ऊपर अगर जीरो जीरो आ रहा है और वो ट्राइंगुलर बना रहा है इस तरह, तो उसे कहते हैं हम लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब बात करता है इक्वालिटी की। दो मैट्रिक्स
दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी? दो मैट्रिक्स इक्वल जब कहलाएंगी जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। जैसे ये वाली पोजीशन पे जो रखा है, अगर वो इस पोजीशन वाली के बराबर है तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कहलाएंगे। अगर हर एक एलिमेंट ऐसे बिहेव कर रहा है, जैसे जो फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर भी वही एलिमेंट होना चाहिए जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। अगर यहाँ पे सेकंड कॉलम फर्स्ट रो में कोई एलिमेंट 3 रखा है तो यहाँ भी फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में अगर 3 है तो ही हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्वल है, अदरवाइज नहीं कहेंगे। दो मैट्रिक्स का सम और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। अगर तुम्हें दो मैट्रिक्स दी हुई है और सेम साइज की है तो वो तुमसे कहेगा कि इसका सब्ट्रैक्शन या प्लस करके बताओ कि कैसा है। एक बात याद रखना, मैट्रिक्स हमेशा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करती है जब वो दोनों इक्वल साइज की हो। अगर उन दोनों का साइज अलग अलग है, साइज इन द ऑर्डर अलग अलग है, ये चीज अलग अलग है, 2/3 की है और ये 3/2 की है, 2/3 की होने की जगह, तो ये कभी ऐड नहीं होंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे जब तक इन दोनों का साइज सेम नहीं होगा। ये भी 2/3 की होनी चाहिए, ये भी 2/3 की होनी चाहिए, तभी आप इन्हें ऐड कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे। अगर इन दोनों का साइज अलग अलग हुआ या ऑर्डर अलग हुआ तो वो कभी भी आपस में प्लस या माइनस नहीं करेंगी। तो मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की ना तो ऐड होती है ना सब्ट्रैक्ट होती है, सेम साइज की सेम ऑर्डर की होंगी तभी एडिशन होगा और तभी सब्ट्रैक्शन होगा। इनका एडिशन होता कैसा है? 7 पहले वाला पहली पोजीशन पे ऐड होगा। देखो 7 पहली पोजीशन पे क्या लिखा है? 7। दूसरी इधर पहली पोजीशन पे क्या है? 1। तो दोनों का एडिशन कितना आया? 8। दूसरी पोजीशन पे क्या रखा है? 3। दूसरी पोजीशन पे यहाँ का क्या रखा है? 5। तो 3 + 5 8। यहाँ थर्ड पोजीशन पे क्या रखा है? -1। यहाँ क्या रखा है? 6। -1 को +6 में ऐड करोगे तो कितना बचा? प्लस का 5। उसी तरह यहाँ नीचे सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है? 2। यहाँ पे कितना है? -4। कोरोस्पोंडिंग, ये इसके कोरोस्पोंडिंग है, ये इसके कोरोस्पोंडिंग है। कोरोस्पोंडिंग का मतलब क्या है? जहां पे कोई पहली पोजीशन पे बैठा वहां एग्जैक्टली दूसरी मैट्रिक्स में कोई दूसरा पोजीशन पे बैठा है, उसे कहता है कोरोस्पोंडिंग पोजीशन। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2, इधर -2 है इधर -5 है, -5 - 2 बराबर -7। उसी तरह 6 + 3 बराबर 9। तो एडिशन ऐसे होता है और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगा। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो रहा होता तो हम 7 में से 1 को माइनस करते तो यहाँ 6 आ जाता। देखो ये 7 है, यहाँ 1 है, कोरोस्पोंडिंग का कोरोस्पोंडिंग में ही एलिमेंट ऐड होगा। अगर यहाँ फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट 7 है तो इसके फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ही दूसरा ऐड होगा। तो यहाँ पहली पोजीशन पे 7 रखा है, यहाँ पहली पोजीशन पे क्या रखा है? 1। तो 1 + 7 = 8, ये आ गया। उसी तरह यहाँ पे सेकंड पोजीशन में फर्स्ट रो में सेकंड पोजीशन पे क्या रखा है? 3। यहाँ पे क्या रखा है? 5। तो 3 + 5 = 8। ये नहीं कि आप 3 को उठा के 1 में प्लस कर दोगे, नहीं, जो जिस पोजीशन पर रखा है उसी पोजीशन के एलिमेंट में ऐड होगा या माइनस होगा। मैट्रिक्स जब सेम साइज की होती है जब ही प्लस और माइनस किया जा सकता है, अदरवाइज उनकी कोई कंडीशन नहीं कि वो आपस में प्लस और माइनस कर ले। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स 2/3 की थी, ये भी मैट्रिक्स 2/3 की थी, तब इसलिए प्लस कर पाए। अगर दोनों का ऑर्डर अलग होता तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब दूसरी मैट्रिक्स लेके चलता है स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix can be multiplied by a scalar and the resultant gives a new matrix with a every element multiplied by that scalar। इसका क्या मतलब हुआ? स्केलर क्या होता है? एक नंबर होता है, प्लस में, माइनस में, अपॉन में, पॉइंट में, मैम पता नहीं, पर एक नंबर है। अगर हम उसे किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक अलग ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन क्या था आपका? एडिशन। दूसरा ऑपरेशन क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन। तीसरा क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि आपको कोई भी एक नंबर दे देंगे और पूछेंगे कि अगर इसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या रिजल्ट आएगा।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है स्केलर के कि एक नंबर जो आपको दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है 4, तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 किया, इस पूरी मैट्रिक्स को गिवन है 3 -1 2 1 2 -3 4 और 1, इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई करा, तो इसके हर एक एलिमेंट के साथ जब तुम इसे मल्टीप्लाई करके न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो उसे कहता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। 4 का 3 के साथ हुआ 12, 4 का -1 के साथ हुआ -4, 4 का 2 के साथ हुआ तो 8, 4 का 1 के साथ हुआ तो 4, 4 का फिर 2 के साथ हुआ तो 8, 4 का -3 के साथ हुआ तो -12, 4 का 4 के साथ हुआ तो 16, 4 का 1 के साथ हुआ तो 4। ये भी तो एक नई मैट्रिक्स ही निकल के आई, बट अब ये स्केलर मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स है इस गिवन मैट्रिक्स की। जब इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तब हमें ये नई मैट्रिक्स मिली। इसे कहते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना किसी मैट्रिक्स में। समझ आया सबको इतना? स्केलर क्या होता है? एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन थी मैट्रिक्स के साथ, एक नंबर की। स्केलर एक नंबर था, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो इसका एक रूल होता है, तो रूल क्या कहता है, दो मैट्रिक्स ए और बी आपस में जब मल्टीप्लाई होती है, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड कॉलम। जैसे कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स थी 1/3 की और दूसरी मैट्रिक्स थी 3/1 की, तो हमेशा पहली चीज याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है कि पहली पोजीशन पे ए रखा है या बी रखा है, उसी से मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है। तो इसकी कॉलम पहले वाले का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरे वाले की रो के। देखो इसका पीछे का नंबर क्या है 3, इसका आगे का नंबर क्या है 3। अगर ये दोनों सेम है तो ही तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम मल्टीप्लाई कर पाओ दो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो और इन दो को एलिमिनेट करके जो नई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके मिलेगी वो बनेगी 1/1 की। इन दोनों को एलिमिनेट कर देना इक्वल नंबर्स को, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स उतने ऑर्डर की मिलेगी 1/1 की, जो बचे हुए नंबर है। एग्जाम्पल देखो, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, ये है 2/3 की। ठीक है, और ये कितने की है 3/2 की। अब देखो इसके पीछे का नंबर और इसके आगे का नंबर बराबर है। हमेशा ये याद रखना, जो मैट्रिक्स पहले रखी हुई है उसका पीछे वाला नंबर देखना, और जो मैट्रिक्स बाद में रखी हुई है उसका आगे वाला नंबर इसका मतलब कॉलम और इसका रो बराबर हो। मल्टीप्लिकेशन में पहली चीज देखना पोजीशन पे कौन रखा है, ए बी पूछ रहा है या बी ए पूछ रहा है। इसमें कोई भी मैट्रिक्स चलेगी, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, स्केलर, नॉन स्केलर, डायगोनल, कुछ भी चलेगा। वो तुम्हें दो मैट्रिक्स देगा सिंपल और पूछेगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर पॉसिबल है तो बताओ कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी। क्वेश्चन ये बनता है। क्वेश्चन समझ में आया सबकी? दो मैट्रिक्स दी हुई है, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या ये दोनों आपस में दोस्त बन सकते हैं? तो कैसे पता करोगे कि आपस में दोस्ती रख सकते हैं या नहीं? पहले वाली का एक का कॉलम का नंबर दूसरे की रो के नंबर के बराबर हो। देखो इसमें कॉलम कितना है 3, इसमें कितना है, रो इसमें कितनी है 3। पहले वाली के कॉलम दूसरे वाली के रो के बराबर हो, तो ये पहला पहचान है कि हाँ जी हम दोस्ती करा लेंगे, दैट मीन्स हम मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे मैम। तो मेरी पहली कंफर्मेशन क्या आ गई, पहले का आंसर यस मैम वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द मैट्रिक्स। तो आपको आधे मार्क्स मिल गए, क्योंकि आपको पता था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या है। ये था कि पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो के बराबर होगी। अब हमने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई कैसे होता है वो सुनो। मेन चीज क्या है, पहले तो ये कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पूरे आगे वाले की रो, ये पूरी रो इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहां से यहां तक इस पूरे कॉलम के साथ, ऐसे ऐसे जाता है। समझ में आया? पहले वाला 4 से प्लस 2 × 6 प्लस 3 × 5, ये आपका पहला पहला एलिमेंट बनेगा। अब मुझे दूसरा निकालना है, तो दूसरे वाले की रो और दूसरी रो और पहला कॉलम, ये आपका नीचे वाला दूसरी रो का एलिमेंट बनाएगा। 4 × 4 ये रहा,
प्लस 2 into 6 प्लस 7 into 5। ठीक है, अब मुझे बनानी है दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट, तो पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, पूरी रो उठाओ, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। 1 into 8 प्लस 2 into, ये रहा 2 into 2 प्लस 3 into 3। अब मुझे ये चौथा एलिमेंट बनाना है, तो दूसरी कॉलम, आखिरी है कॉलम इसका, इसकी रो और इसका आखिरी कॉलम। 4 into 8 प्लस 2 into 2 प्लस 7 into 3, इन सब का टोटल आया पहले इसका 31, 21, 63 और 57। ये आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करके बनी। ये कितने की बनी? 2 बाय 2 की। मैंने यही कहा था कि बीच में से जो कॉमन एलिमेंट है उसे एलिमिनेट कर देना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो उतने ऑर्डर की बनेगी जो बना हुआ नंबर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो तुम्हारी स्क्रीन पे, पहले सब लोग क्वेश्चन पढ़ो आराम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, इक्वेशन ये है, मैट्रिक्स फॉर्म की इक्वेशन दे रखी है। देखो इसने मुझसे पूछा है कि अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं इस मैट्रिक्स में, और फिर इस मैट्रिक्स को जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसे प्लस कर दूं इस मैट्रिक्स में, तो मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे एक्स वाई की वैल्यू क्या है जो मुझे रिजल्ट में ये दे दे। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, वो मुझसे एक्स वाई की वो वैल्यू मांग रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे मैट्रिक्स की। कैसे करेंगे? पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। मैंने भी क्या कहा था, किसी नंबर की जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो नंबर बाहर लिखा है चाहे वो प्लस का है या माइनस का, साइन के साथ हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। देखो इसने यही करा, 2 के अंदर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करी। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 into x, 2x, भाई x का नंबर तो मुझे पता नहीं इसलिए 2x हो गया, पर मुझे पता था कि 2 मल्टीप्लाई करना है x के साथ, कर दिया। प्लस ये ऐसी के ऐसी है। अब नेक्स्ट स्टेप, दो मैट्रिक्स का समी तो पूछ रहा है, मुझे बस क्या चाहिए थी? सेम साइज की। इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2 बाय 2। तो यानी सेम साइज है मैम, हम तो ऐड कर सकते हैं, कर लेते हैं। पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, यहाँ 2 है यहाँ y है, 2 प्लस y। 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 इक्वल टू, देखो इक्वल है नहीं है, तो इक्वालिटी की क्वालिटी यूज कर रहा है, तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह फोर्थ एलिमेंट देखो, 2x प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए? फोर्थ एलिमेंट के, 8 के। तो 2x प्लस 2 8 के बराबर, तो x की वैल्यू मिल गई। तो मैम x की वैल्यू जब y और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3 होगी तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करता है इस तरह के क्वेश्चन? ये 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो इसमें 3 पहली स्केलर कहाँ गई? ये रही। जब तुमने इसका अंदर मल्टीप्लाई करा, तुम्हारे आधे 1.5 मार्क्स इसके कि तुम्हें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता था। दूसरा, तुम्हें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पता थी, तुमने ऐड कर दी, 1.5 मार्क्स इसके। यहां तक भी छोड़ोगे तो 3 मार्क्स। और जब तुम्हें ये पता है कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती है, जब उनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो पहले पे रखा है वो पहले के बराबर, जो दूसरे पे रखा है वो दूसरे के बराबर, तो तुम और y और x की निकाल दोगे तो बाकी के 2 मार्क्स, तुम्हारे 5 मार्क्स पूरे। अब देखो इसने मुझसे पूछा कि a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस ki³ इक्वल टू 0, ऐसी k की क्या वैल्यू है? तो पहले मेरे पास क्यूब, तो मेरे पास तो a दे रखा है, दैट मीन्स a³ का मतलब क्या? a को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। a² का मतलब क्या है? a को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो पहले मैं a इंटू a निकालू, दैट मीन्स 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। देखो ये भी 3 बाय 3 की, ये भी 3 बाय 3 की है कि नहीं? तो मैम मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे? इसकी फर्स्ट रो उठाई, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये 102, और इसकी फर्स्ट कॉलम्स है, ऐसे मल्टीप्लाई किया। 1 into 1 1 प्लस 0 into 0 प्लस 2 into 2, इसका इधर की तरफ और इसका नीचे का, ये आपका पहला एलिमेंट बना। अब
दूसरा बनाना है तो पहली वाली रो को ही पकड़ो दूसरे कॉलम से। फंडा क्या होता है, पहली रो का तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, तो वो ऊपर के तीन एलिमेंट बना देगा। समझ में आया? दूसरी रो को जब तुम तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपकी सेकंड रो बनाता है। जब आप तीसरी रो को कॉलम वाइज कॉलम मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपकी थर्ड रो बनाता है। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? तो आपकी ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई 508 245 8019। मुझे अपना ए स्क्वायर मिल गया, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब। अब ये स्क्वायर भी तो नई मैट्रिक्स है, इसमें एक बार ए क्यूब की और मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें मैंने ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई, एक बार ए की मल्टीप्लाई करी, ये भी 3 बाय 3 की, ये भी 3 बाय 3 की, तो मैम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो करते हैं अगेन। इसकी एक रो पकड़ो, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको शुरू के तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे। पहली रो की जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये एलिमेंट आया, जब पहली रो की सेकंड कॉलम के साथ करी तो ये एलिमेंट आया, जब पहली ही रो की तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी तो ये वाला एलिमेंट आया। कोई ऐसा है जिसे समझ नहीं आया ये कॉन्सेप्ट? कोई भी, एक भी जना? तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई ये। अब उसने मुझसे क्या कहा था कि ए क्यूब -6a² -7a प्लस के आई3 इक्वल टू 0 है। के की किस वैल्यू के लिए? मेरे पास a3 की वैल्यू आ गई, -6a² की वैल्यू ये थी ही 508245, वो रख दी, प्लस 7a, ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स रख दी, प्लस के कोई स्केलर है, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 बाय 3। इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 बाय 3। इसने लिखी नहीं है पर इसका मतलब यही होता है। इसने सिंपली क्या करा, 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 का। 6 5 जा 30, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, अगेन 6 इंटू 8 48, 6 0 जा 0, 6 इंटू 13 78। स्केलर मल्टीप्लाई करा है। अब इन मैट्रिक्स का प्लस माइनस करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आई। बच्चे ये के कैसा आया? अभी तो इक्वल टू आया ही नहीं। ये तो ये तीन मैट्रिक्स सोल्व करी है हमने, ये तीनों मैट्रिक्स सोल्व करी तो हमें ये मिला, ये वाला सिर्फ ये हिस्सा इन तीनों से मिला है सोल्व करके। ये कहां से आया जहां के है? देखो ये लिखा था K3, मैंने क्या बोला था अभी, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 3 बाय 3 की, 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसी होती है 3 बाय 3 की, बीच में 1 1 1, डायगोनल में बाकी सब जगह 0 0। के की जरा अंदर मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा? आ गई अभी मैट्रिक्स। I3 का खोल के लिखा उन्होंने सीधा, तुम मत लिखना सीधा, तुम ऐसे लिखना। I3 का मतलब होता है 3 बाय 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बीच में 1 1 3 जगह और बाकी सब जगह 0। अब समझ आया? यहां से के की वैल्यू निकाल लोगे। इसने मुझसे क्या पूछा है कि ए मैट्रिक्स दे रखी थी और ए मैट्रिक्स इस तरह की इक्वेशन देती है, जब ए को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ए क्यूब बनेगा। भाई एक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करता तब एक्स क्यूब बनता है, उसी तरह एक ए मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ए क्यूब बनेगा। -6a² प्लस 7a प्लस के I3 इक्वल टू 0। वो पूछ रहा है कि अगर ए मैट्रिक्स इस तरह किया है और वो इस इक्वेशन को इस तरह बनाती है तो बताओ के की क्या वैल्यू है। तो मैंने क्या कहा कि यार मेरे पास तो सिर्फ ए है, मुझे ये भी तो बताओ ए क्यूब क्या था, ए स्क्वायर क्या था, तभी तो मैं रखू यहाँ पे। तो मैंने ए से ए स्क्वायर निकाला पहले। ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए के अंदर ए की मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स बनी ए और ए, दोनों सेम थी, आपस में मल्टीप्लाई किया। इतना समझ आया? तो मल्टीप्लाई कैसा करता है, पहली रो को पकड़ो, सिर्फ पहले वाले की पहली रो को पकड़ो और उसकी तीनों कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करो। जब मैंने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो देखो 1 इंटू 1 1 आ गया, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, ये पहला एलिमेंट बना। जब आप पहली रो को दूसरी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो उसी रो का दूसरा एलिमेंट बनेगा, क्योंकि रो तो सेम है ना।
जब आप पहली रो को तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रो का तीसरा एलिमेंट बनेगा। समझ आया इतना? उसी तरह बाकी की दो आप ऐसी बनाओगे। अब दूसरी रो पकड़ोगे, फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट दूसरी रो का, फिर उसी रो को दूसरे कॉलम से करोगे तो उसके दूसरा कॉलम का एलिमेंट बनेगा। इसी तरह जब मैं मल्टीप्लाई करती रही तो मेरे पास ए स्क्वायर कितना है, 508 245 8013, मेरे पास ये आ गया, ये गिवन था। ए मेरे पास थी, ए स्क्वायर आ गया, मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब। यानी मुझे ए स्क्वायर में एक ए की और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने की, मैंने ए स्क्वायर जो मिली थी, ये जो ए स्क्वायर मिली थी उसमें ए की मल्टीप्लाई फिर की, तो ए स्क्वायर कितना था, 508 245 8013, और ए क्या थी, ये। अगेन सेम प्रोसेस, पहली रो पकड़ो और कॉलम पकड़ लो तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। पहली रो का दूसरा कॉलम पकड़ लो, दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, तीसरा एलिमेंट। उसी तरह मुझे ए क्यूब मिल गई। अब मेरे पास इक्वेशन क्या थी, ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस के आई क्यूब इक्वल टू 0। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ये इंटू 6, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी, ए स्क्वायर कितना था, ये प्लस 7 इंटू ए की वैल्यू रख दी, ए क्या थी, 102 021 203 प्लस के आई 3 ऐसी छोड़ दी क्योंकि के की वैल्यू मुझे पता नहीं। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो 6 का हर किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 पंजे 30, 6 जीरो जा जीरो, 6 8 जा 48। आया समझ इतना? उसी तरह यहाँ पे 7 का क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मुझे ये तीनों रो को प्लस माइनस करना है, इन दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस करो और उसके साथ प्लस करो, तो मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ये वाली आई, ये वाली, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इन तीनों की। इन तीनों को सॉल्व करके इसकी आपस में माइनस करी और इसमें प्लस करके ये मिली मुझे। इतना समझ आया सबको? पहले मैंने क्या पूछे, -200 वाली समझ में आई, तीनों को सॉल्व करके आएगी, ये आ गई। अब के देखो, के कैसा है, के I3, मैंने अभी तुम्हें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाई थी, आ गई। इनके बाहर क्या था, के क्या है, स्केलर, सब जगह तो 0 0 है, के की तुम कहीं भी मल्टीप्लाई कर लो। बाकी डायगोनल में क्या है, 1 के साथ इंटू के, तो 1 इंटू के कितना होता है, के। अब समझ आया ये कैसा आया, ये तुम्हारी प्लस करके बनी मैट्रिक्स, इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ये। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसके बराबर है, 0 0 0 0 0। ये जो 0 होता है ना, ये नल मैट्रिक्स होती है, जो इक्वल टू में 0 होता है इसका मतलब होता है नल मैट्रिक्स, हर जगह 0 0 0। मैंने भी कहा था दो मैट्रिक्स बराबर जब होती है जब उनका पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, तो यानी ये क्या कह रहा है, k-2 किसके बराबर है अगर इक्वल टू एस नल मैट्रिक्स के, k-2 बराबर है तुम्हारा, कहां गया ये, k-2 किसके बराबर आया, 0 के। सबको समझ आया? तो k बराबर कितना आ गया, 2।